Hello बच्चों, welcome to this amazing platform of Physics वाला. This is Nancy Della and today we will discuss the next lecture of human health and disease. Last lecture के अंदर हमने क्या क्या किया था, एक बार हम क्विक रिकैप करते हैं. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हमने एंटीजन किसको बोला था, यानी कि जो बॉडी से एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराए उसको हमने एंटीजन बोला था. एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर हमने देखी थी, एंटीबॉडी की टाइप्स देखे थे, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई. हर एक एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन हमने देखी थी, परसेंटेज देखी थी और इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमने देखे थे. एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि दो हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, दो लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं. एपिटोप के बारे में, पैराटोप के बारे में हमने पढ़ा था और प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स के बीच में हमने डिफरेंस देखा था विद द हेल्प ऑफ ग्राफ कि सबसे पहले एंटीबॉडी कौन सी प्रोड्यूस होती है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस के अंदर सबसे पहली एंटीबॉडी कौन सी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, और जो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछ सकते हैं किसी भी एंटीबॉडी के फंक्शन के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. अगर सब्जेक्टिव आया तो आपसे डायग्राम पूछ सकते हैं. तो चलिए आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक और इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने पढ़ी है, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की और क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं. और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की टाइप्स जैसे कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की फर्दर टाइप्स हो सकती हैं, वो हम पढ़ेंगे. और हम पढ़ेंगे वैक्सीनेशन के बारे में, इम्यूनाइजेशन के बारे में. इसके साथ साथ आज के लेक्चर में हम इंक्लूड करेंगे किसको, हम इंक्लूड करेंगे एलर्जी को. ठीक है, तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं और ये आज का लेक्चर होगा लास्ट, जिसके अंदर हम एंटीबॉडीज को पूरी की तरह कवर कर लेंगे, यानी कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हमारा टॉपिक बचेगा. फिर इम्यून सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज पढ़ी थी. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की हमने इम्यूनिटी पढ़ी है, किस तरीके से फंक्शन करती हैं, ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी है. तो सिर्फ एक लेक्चर और आएगा और उसमें इम्यून सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हमें हमारा जो टॉपिक बचेगा वो बचेगा डिजीज. ठीक है, तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं. और एक बार मैं आपको बता दूं आज के लेक्चर के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं. तो आज के लेक्चर के अंदर हम इंक्लूड करने वाले हैं एक्टिव इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप्स, एंड पैसिव इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप्स, वैक्सीनेशन, ऑटो इम्यून डिजीज को भी हम पढ़ेंगे और एलर्जी को भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप हेडिंग बनाइए एक्वायर्ड इम्यूनिटी की. ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी. अब हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, ये आपको सब कुछ आना चाहिए कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं. एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, अडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन कर सकती हैं सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में, मेमोरी, डाइवर्सिटी एंड स्पेसिफिसिटी. ठीक है, तो देखो टाइप्स की अगर मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. अगर मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की टाइप्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की दो टाइप्स होती हैं मेन. एक तो होती है एक्टिव इम्यूनिटी, और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी. ठीक है, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी. अब देखो इसकी भी फर्दर टाइप्स होती हैं, लेकिन अगर आपको एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी नहीं समझ में आया तो टाइप्स तो नहीं समझ में आएंगी. ठीक है, अब देखो एक्टिव इम्यूनिटी हम किसको बोलते हैं. एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है जब बॉडी खुद ही एंटीबॉडी बनाए. ठीक है, पर्सन का खुद का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाए, उसको हम बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी. पैसिव इम्यूनिटी के अंदर हम एंटीबॉडीज किसी बाहर एक्सटर्नल सोर्स से देंगे किसी भी पर्सन को. एक्टिव का मतलब क्या है, यानी कि एक्टिवली पर्सन काम करेगा, यानी कि यहां पर जो एंटीबॉडी बनेगी वो पर्सन खुद ही बनाएगा, पर्सन का खुद का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाएगा. ठीक है, अगर मैं पैसिव
इम्यूनिटी की बात करूं तो पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होगा कि हम बाहर से एंटीबॉडीज देंगे पर्सन को, पर्सन का खुद का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, इस केस के अंदर दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। ऑलराइट, तो चलिए एक बार हम लिखते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी हम किसको बोलते हैं। यहां पर पर्सन own immune system, person own immune system forms antibodies। यहां पर पर्सन का खुद का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बना रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं पैसिव इम्यूनिटी की बात करूं तो यहां पर एंटीबॉडीज आर इंट्रोड्यूस्ड, एंटीबॉडीज आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, किसी बाहर के सोर्स से, कोई भी सोर्स हो सकता है, वो सोर्स क्या हो सकता है हम देखेंगे। यानी कि बाहर किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस की जाती है पर्सन के अंदर। तो अब क्या हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एंटीबॉडी हम इंट्रोड्यूस करेंगे वो रेडीमेड एंटीबॉडीज होंगी। ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में मेन डिफरेंस क्या हुआ कि एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर पर्सन का खुद का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बना रहा है, पैसिव इम्यूनिटी के अंदर बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस की जाएंगी पर्सन के अंदर। ठीक है, ये तो डिफरेंस है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। अगर आपसे डेफिनेशन पूछे, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो बायो के अंदर पेपर रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर डिफरेंस के उसमें फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको डिफरेंस के फॉर्म में ही क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, अगर पैराग्राफ लिखोगे तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि एकदम आपके सारे के सारे पैराग्राफ को पढ़े। अगर आपने पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, अगर डिफरेंस के फॉर्म में अगर आपने अपने आंसर को रिप्रेजेंट किया है तो ज्यादा इफेक्ट डालता है कि ज्यादा मेहनत मत कराओ एग्जामिनर से, क्योंकि उसको भी इतनी सारी कॉपियां चेक करनी होती हैं। तो उनके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि अपने सारा का सारा जो पेपर है वो पॉइंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ताकि एग्जामिनर की डायरेक्ट नजर जाए और उनको ये लगे कि हाँ बच्चे को आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में हम लिख चुके हैं। अगर मैं बात करूं सेकंड डिफरेंस की तो देखो एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर पर्सन का खुद का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बना रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो क्या होंगी, यानी कि जो एक्शन होगा वो कैसा होगा, स्लो होगा, यानी कि स्लो एक्शन होगा। यहां पर अगर मैं बात करूं कि रेडीमेड बने बनाए एंटीबॉडीज दे रहे हैं, यानी कि एंटीजन जस्ट सपोज बॉडी के अंदर आ गया है तो एक तो खुद का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, एंटीबॉडीज बनाएगा, तो इसका मतलब है वहां पर टाइम लगेगा। लेकिन यहां पर हम तो बनी बनाई एंटीबॉडीज डाल रहे हैं पर्सन के अंदर, इसका मतलब क्या है, ये क्या होगा, फास्ट। इसका जो एक्शन होगा पैसिव इम्यूनिटी का क्या होगा, फास्ट एक्शन होगा। लेकिन यहां पर खुद का इम्यून सिस्टम बनाएगा तो यानी कि उसके पास फिर मेमोरी सेल्स भी होंगी, यानी कि दोबारा पैथोजन आया तो फिर भी नहीं बख्शा जाएगा, यानी कि लॉन्ग लिव्ड ये होगा इसका रेस्पॉन्स। अगर मैं बात करूं पैसिव इम्यूनिटी की तो पैसिव इम्यूनिटी के अंदर ये शॉर्ट लिव्ड होगा, यानी कि हम कम अमाउंट के अंदर, जितनी भी अमाउंट के अंदर अगर हम एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद तो खत्म होंगी। तो इसका मतलब क्या है, कि यहां पर भले ही स्लो एक्शन है लेकिन वो लॉन्ग लिव्ड रहेगा, क्योंकि आपको पता है एक बार अगर पैथोजन ने अटैक किया तो लिम्फोसाइट्स ने उसको मार गिराया, उसके बाद मेमोरी कुछ सेल्स बन गई, मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स। अगर सेम पैथोजन दोबारा आया तो फटाक से क्या करेगा, एक्शन होगा और उस पैथोजन को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर तो एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर ही रेडीमेड एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस की जाएंगी, इसका मतलब कुछ टाइम के बाद वो एंटीबॉडीज खत्म भी होंगी। तो यहां पर जो एक्शन होगा यानी कि एक बार ही काम खत्म,
एंटीजन आया, उसका रेडीमेड एंटीबॉडीज दी और काम खत्म हुआ, यानी कि एक्शन क्या होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर खुद का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बना रहा है, तो यानी कि एक तो जस्ट सपोज आप ऐसे सोचो, एक तो आप खुद कुछ घर का खाना खा रहे हो, ठीक है, और एक आप बाहर का खाना खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, तो बीमार होने के चांसेस ज्यादा किस में होंगे, जो बाहर का खाना है, ठीक है, जो होटल का खाना है, पता नहीं कब का बना होगा, कब का सामान रखा होगा वहां पर। तो इसका मतलब है अगर आप बाहर से कोई चीज डाल रहे हो बॉडी के अंदर, तो यहां पर जो चांसेस ऑफ इंफेक्शन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर हाई, यहां पर जो चांसेस होंगे इन्फेक्शन के वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे, लेकिन यहां पर जो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन है वो बहुत ही कम होंगे। ठीक है, क्योंकि खुद ही आप घर पे ही खाना बना रहे हो। ठीक है, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर वेरी लेस। ठीक है, समझ में आया। तो एक्टिव इम्यूनिटी और जो पैसिव इम्यूनिटी के बीच में अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस लिखो, तो डिफरेंस में आपको समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया आपको क्या क्या लिखना है, ये सारे के सारे आप डिफरेंस लिख सकते हो कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है और पैसिव इम्यूनिटी के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अब देखो, अब हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में, कि आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है, आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी में जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो खुद का इम्यून सिस्टम ही बना रहा है। ठीक है, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं, पैसिव इम्यूनिटी के अंदर जो एंटीबॉडी बन रही है वो कौन बना रहा है, कोई नहीं बना रहा। बाहर से हम देखेंगे कैसे एंटीबॉडीज हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज हम पर्सन के अंदर डालते हैं। तो ये सारी की सारी डिफरेंसेस हो गए। यहां पर मैं एग्जाम्पल्स की बात अभी नहीं करूंगी, क्योंकि एग्जाम्पल्स की बात हम तब करेंगे जब हम एक बार इनके टाइप्स को समझ लें। क्या इतनी बात समझ में आई, जल्दी बताओ, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम एक्टिव इम्यूनिटी की टाइप्स देखेंगे, उसके बाद हम पैसिव इम्यूनिटी की टाइप्स देखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। हम यहां पर जो टाइप्स देखेंगे वो किसकी देखेंगे, टाइप्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी की टाइप्स देखते हैं हम। चलो करते हैं अपनी कहानी शुरू। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी की दो टाइप्स होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको इतनी तो बात समझ में आ गई है ना कि इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी में खुद का पर्सन ही एंटीबॉडी बना रहा है। तो पहला जो टाइप है वो क्या होगा, पहला टाइप होगा नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, और जो दूसरा जो टाइप होगा दैट इज पैसिव आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब देखो, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है, बहुत आसान है समझना, बहुत ही आसान है समझना। अगर आपको मेन पॉइंट समझ में आ गए हैं तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए जरा यहां पे आ जाइए कि नेचुरल, यहां पे तो स्पेलिंग गलत हो गई, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अब देखो, चलो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है। एक्टिव इम्यूनिटी तो आपको समझ में आ गया कि पर्सन का खुद का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बना रहा है। नेचुरल का मतलब क्या है, आप हंसते खेलते इधर उधर घूमते, अगर नेचुरल इन्फेक्शन अगर हो जाता है आपको, अगर जैसे समझो आपको कोल्ड हो गया है, ठीक है, या फिर कोई भी बैक्टीरिया का आपको इन्फेक्शन हो गया है नेचुरली, ठीक है, नेचुरली बीमार तो पड़ते हैं सब, ठीक है, कोल्ड हो जाता है सबको, कभी सोर थ्रोट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम नेचुरली किसी भी पैथोजन के कांटेक्ट में आते हैं और फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अब देखो इसको हम ब्रेक करके कैसे समझेंगे। एक्टिव
एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब पर्सन का खुद का इम्यून सिस्टम बना रहा है। नेचुरल का मतलब है हम नेचुरली ही किसी भी पैथोजन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, फिर उससे फाइट करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में, इम्यूनिटी की बजाय आप ये लिख दो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय own immune system when person naturally get exposed with एंटीजन। यानी कि अगर पर्सन नेचुरली एक्सपोज हो जाता है एंटीजन से, तो उसको फाइट करने के लिए जो एंटीबॉडीज बनती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब देखो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है। आर्टिफिशियल यानी कि यहां पर हम नेचुरली बीमार नहीं पड़ रहे, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो नेचुरली किसी भी पैथोजन के कांटेक्ट में नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन हम पैथोजन को एक्सपोज करा रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर हम नेचुरली पैथोजन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। कैसे? अब ऐसा नहीं है कि जानबूझकर हम बीमार पड़ते, नहीं, यहां पर ऐसा पैथोजन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है जो डिजीज तो कॉज नहीं कर सकता, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट जरूर कर देगा कि चलो ठीक है अब आप एंटीबॉडीज बनाओ। ठीक है, फिर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट उस एंटीजन को तो मार देंगी, लेकिन यहां पर हमारा मेन मोटो क्या होता है, मेमोरी सेल्स को तैयार करना। समझ में आया? अगर फिर एक्चुअल इंफेक्शन हुआ तो हमारी बॉडी की मेमोरी सेल्स ऑलरेडी तैयार हैं, मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स ऑलरेडी तैयार हैं उस पैथोजन को मारने के लिए। समझ में आया? यानी कि सारी की सारी तैयारी पहले से ही बॉडी ने कर रखी है कि अगर ये पैथोजन आ गया तो फिर मैं नहीं बख्शूंगी। समझ में आया? यानी कि यहां पर तो हम नेचुरली बीमार पड़ रहे हैं, यहां पर एक वीक पैथोजन, एक किल्ड पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो डिजीज तो कॉज नहीं कर सकता, बट डिजीज ही कॉज कर दी तो फिर फायदा क्या हुआ, है ना? अगर बीमारी पड़ गए तो फिर फायदा क्या हुआ? एक्चुअली में एक्टिव इम्यूनिटी कब एंटीबॉडीज बनाती है, जब अटैक हो चुका होता है। यहां पे देखो ना, यहां पे तो अटैक हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर हम ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये वैक्सीनेशन के अंदर यूज किया जाता है। वैक्सीनेशन के अंदर भी वीक पैथोजन या फिर किल्ड पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, हमारी सेल्स, जो हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स हैं वो पैथोजन को तो मार गिराती हैं, लेकिन मेमोरी सेल्स बन जाती हैं, दोबारा से अगर सेम पैथोजन आया तो अटैक कर दिया जाएगा। ऑलराइट, सिम्टम्स आने से पहले ही पैथोजन को खत्म कर दिया जाएगा। ये होती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लिखते हैं, व्हेन वीक और किल्ड पैथोजन इंट्रोड्यूस इन बॉडी, पैथोजन इंट्रोड्यूस when weak or killed pathogen introduced in body, it cannot cause disease but activate our immune system, but activate our immune system to generate एंटीबॉडीज। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है अब हम लिख सकते हैं, यहां पर जो एग्जाम्पल है आप ये लिखो वैक्सीनेशन। ठीक है, जो वैक्सीनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, यहां पर आप कोई भी पैथोजन, जस्ट सपोज अगर चिकन पॉक्स हो गया है, ठीक है, तो नेचुरली हमारी जो बॉडी है वो क्या बना रही है, एंटीबॉडीज बना रही है। इतनी बात समझ में आई कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, और हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और भैया
ये हो गया है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के बीच में डिफरेंस। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट सीधी सी बात है। तो ये मैंने आपको डिफरेंस लिखवा दिया है। नेचुरल मतलब हम नेचुरली किसी के भी पैथोजन के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाएगा, उसको हम बोलते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है हम नेचुरली किसी भी पैथोजन के कांटेक्ट में तो नहीं आ रहे, ठीक है, लेकिन हम वीक पैथोजन या फिर किल्ड पैथोजन जो हमारी बॉडी के लिए अब हार्मफुल नहीं है, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को वो क्या करेगा, ऐसे टक टक करके आ जाएगा कि इम्यून सिस्टम जागो जागो पैथोजन आ गया है। अब बी सेल्स और टी सेल्स तो एक्टिव हो जाएंगी जो पैथोजन को मार गिराएंगी, लेकिन मेमोरी सेल्स बन जाएंगी और ये मेमोरी सेल जब दोबारा ओरिजिनल पैथोजन आया तो उसको अटैक कर दिया जाएगा। ऑलराइट, तो ये था नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, और ये एक्टिव इम्यूनिटी के हमने टाइप्स पढ़े। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी की टाइप्स हम पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मैंने एक एक करके आपको समझा दिया है कि पैसिव इम्यूनिटी के टाइप्स क्या होंगे। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी नंबर फर्स्ट, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी and artificial passive immunity। natural passive immunity and artificial passive immunity। अब देखो ध्यान से सुनना क्या होता है यहां पे, कहानी पूरी की पूरी देखिए। इसको भी हम बॉक्स में डाल देते हैं। अब देखो, क्या आपको पता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, आपको इतना तो पता चल गया है, इतना तो आपको पता चल गया है कि मैम पैसिव इम्यूनिटी के अंदर ना एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस की जाएंगी, पैसिव इम्यूनिटी के अंदर एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस की जाएंगी। ठीक है, बहुत सही है, बहुत सही है, बिल्कुल करेक्ट बोले आप। लेकिन जो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होगा कि जो एंटीबॉडीज है पर्सन खुद नहीं बना रहा है, बाहर से एंटीबॉडीज आ रही है। अब नेचुरली का मतलब क्या है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है नेचुरली आ रही है। अब नेचुरली बाहर से हमें एंटीबॉडीज कैसे मिलती हैं, याद करो अपनी मम्मी को कि जो मम्मी है वो आपको एंटीबॉडीज दे रही है। ठीक है, नेचुरली एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर्ड टू फीटस और बेबी नेचुरली। ठीक है, यानी कि एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर टू फीटस और बेबी नेचुरली फ्रॉम मदर, यानी कि यहां पर आपकी बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बना रही है। ठीक है, आपकी बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना रही है, लेकिन आप नेचुरली अपनी मम्मी से एंटीबॉडी ले रहे हो। ठीक है, तो यहां पर एग्जाम्पल क्या आ जाएगा पता है आपको, IgA जो कि कोलेस्ट्रॉम के अंदर प्रेजेंट थी, यानी कि डिलीवरी के टाइम पे, डिलीवरी होने के बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग है स्टार्टिंग के अंदर, इसलिए इंपॉर्टेंट बोलते हैं क्योंकि जो मदर का जो मिल्क हो उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम, जो कि एक येलोइश फ्लूइड होता है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज एंटीबॉडीज होती हैं, और ये जो एंटीबॉडी होती है दैट इज IgA। ठीक है, और दूसरी जो एंटीबॉडी है आपको पता ही होगा क्योंकि कल मैंने आपको एंटीबॉडीज में लिखवाया था IgG, और यही एक ऐसी एंटीबॉडी है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी। ठीक है, 75 to 80%, और ये क्रॉस करती है प्लेसेंटा को। ठीक है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए फीटस के पास जाती है और क्या प्रोवाइड करेगी, इम्यूनिटी। ठीक है, यानी कि नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, देखो ब्रेक करके पढ़ो, पैसिव इम्यूनिटी मतलब बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना रही है, पर्सन का खुद का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी नहीं बना रहा है, लेकिन आपको नेचुरली मिल रही है। नेचुरली यानी कि जब फीटस
मदर की वुम्ब में होता है, कोख में होता है, तो कौन सी एंटीबॉडी क्रॉस करती है? आईजीजी। और आफ्टर डिलीवरी कोलेस्ट्रम के थ्रू जो एंटीबॉडी मिलती है बच्चे को, दैट इज आईजीए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का मतलब देखो, यानी कि यहां पर भी पैसिव इम्यूनिटी है, यानी कि बॉडी खुद एंटीबॉडी नहीं बना रही है, पर्सन का खुद का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी नहीं बना रहा है, लेकिन यहां पर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस की जाती है, यानी कि रेडीमेड एंटीबॉडीज introduced, ready-made antibody introduced इन पर्सन। ठीक है, डायरेक्ट एंटीबॉडीज दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटी स्नेक विनम। ठीक है, यानी कि अगर सांप ने काटा और हम वेट करते रहे कि हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा, तब तक तो बहुत लेट हो चुका होगा। तो ये किसके अंदर आएगा? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। हमें फटाक से चाहिए कि जल्दी से एंटीबॉडीज उस पैथोजन को, उस एंटीजन को खत्म करे। हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हम इतना टाइम नहीं दे सकते कि हमारी बॉडी सबसे पहले फिर आराम से एंटीबॉडी बनाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो नेचुरल जो इम्यूनिटी होती है, यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं, एक्टिव इम्यूनिटी बहुत टाइम लेती है, यानी कि वो स्लो है एक्शन, बेशक से लॉन्ग लिव्ड है, लेकिन हमें उस टाइम पे रिक्वायरमेंट क्या है कि जल्दी से जान बचे, और उसके लिए कौन आएगा? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर और मैं एग्जांपल दूं, एंटी टेटनस सीरम या फिर एंटी डिप्थीरिया सीरम। ठीक है, तो ये यहां पर रेडीमेड एंटीबॉडीज, यानी कि पैथोजन को किसी भी दूसरे एनिमल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वहां पर एंटीबॉडीज बनेंगी, वहां से सीरम को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और फिर पर्सन के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने अभी तक कवर किया है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। एक्टिव इम्यूनिटी की हमने दो टाइप्स पढ़ी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, और पैसिव इम्यूनिटी की हमने टाइप्स पढ़ी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम अपनी क्लास का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन हम पढ़ेंगे, वैक्सीनेशन। ठीक है, आप देखिए जरा वैक्सीनेशन क्या होता है। वैक्सीनेशन का मतलब क्या है? वैक्सीनेशन का मतलब, तो माय डियर स्टूडेंट्स, वैक्सीनेशन का मतलब क्या है कि हमें कोई भी डेडली पैथोजन है, हम पहले से ही हमारी बॉडी तैयार है, ऐसा पैथोजन जो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है, तो हम पहले से ही चाहते हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम हो वो तैयार हो उस पैथोजन को खत्म करने के लिए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल होगा किससे? वैक्सीनेशन से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वैक्सीनेशन के अंदर होता क्या है, एक बार पहले तो आप ये समझिए, वैक्सीनेशन का मतलब है कि व्हेन किल्ड और वीक पैथोजन introduced in body, it is not able to cause disease. It is not able to cause disease, but activate our immune system, activate our immune system to produce antibodies। ठीक है, यानी कि देखो यहां पर क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहां पर क्या होगा कि
हमने कोई भी वीक या फिर किल्ड पैथोजन बॉडी के इंट्रोड्यूस कर दिया और ये जो पैथोजन है ये डिजीज तो कॉज नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन ये हमारे इम्यून सिस्टम को नॉक करके आ जाएगा कि तुम्हें तो एंटीबॉडीज फिर भी बनानी है। तो इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज बनाना शुरू किया, ठीक है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है, इस वीक पैथोजन को मार गिराएंगे, ठीक है। इसको मार गिराने के बाद क्या होगा, कुछ मेमोरी सेल्स बच जाएंगे और ये जो मेमोरी सेल्स हैं ये क्या करेंगी, अब ये मेमोरी सेल्स उस पैथोजन को फिर से क्या करेंगी, अटैक करेंगी। ऑलराइट, तो ये पूरी की पूरी कहानी है किसके बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में। एक इंपॉर्टेंट बात आपको क्या समझनी है यहां से, तो ये बात आपको समझनी है कि वैक्सीनेशन के अंदर ये जो वैक्सीनेशन है किस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, आपको ये ध्यान रखना है। जो वैक्सीनेशन है इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि अगर मेमोरी ही नहीं होगी हमारे इम्यून सिस्टम को तो फिर पहले से पैथोजन डालने का फायदा है क्या, समझ रहे हो। जस्ट सपोज एक बार पैथोजन ने एंट्री करके हमारे बी और टी लिम्फोसाइट ने उसको खत्म कर दिया, लेकिन दोबारा से पैथोजन आएगा, दोबारा से पूरी ही कहानी होनी है, फिर वैक्सीनेशन का क्या फायदा, मतलब। तो यहां पर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने और वो फोर्थ प्रॉपर्टी लिखवाई थी, अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़े तो आपको पता होगा। और वो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, वो फोर्थ प्रॉपर्टी थी मेमोरी। मतलब एक बार पैथोजन आया, पैथोजन को मार गिराया, उसके अगेंस्ट कुछ मेमोरी तैयार कर ली है, ठीक है, कुछ के अगेंस्ट मेमोरी तैयार कर ली है। जैसे सपोज कोई भी फ्रेंड अगर आपको एक बार धोखा दे देता है तो आप उसके रिगार्डिंग फिर सचेत हो जाते हो ना, ये तो फिर भी कभी भी धोखा दे सकता है। तो इसी के यही कॉन्सेप्ट है वैक्सीनेशन का कि हमारी बॉडी को पहले से पता है, ठीक है, अगर ये पैथोजन आया तो मुझे कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी है किसकी, वैक्सीनेशन की, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्ट आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी, प्रॉपर्टी ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। जो इम्यून सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि जो वैक्सीनेशन है ये किस इम्यूनिटी का टाइप है या फिर किस इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ कौन सी इम्यूनिटी का, अभी तो किया था, आर्टिफिशियल है, बिल्कुल है, क्योंकि हम आर्टिफिशियली पैथोजन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बॉडी का खुद का इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी बना रहा है, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का। किसका एग्जाम्पल होगा ये एग्जाम्पल होगा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का। ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का ये एग्जाम्पल हो गया है। अब देखो जो वैक्सीन्स हैं, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि बच्चों को मतलब स्टार्टिंग के अंदर 3 महीने के बाद वैक्सीन लगती है, 6 महीने के बाद वैक्सीन लगती है, ठीक है। तो ये जो वैक्सीन्स हैं, पहले जो वैक्सीन आई इसको हम बोलते थे फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, यानी कि जैसे सपोज आप एक बार अपने कोई भी नया चैप्टर आप एक बार पढ़ना शुरू करते हो तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। फिर आपको पता चलता है कि यार ये मेरी वीकनेस है, फिर दोबारा आप चैप्टर को पढ़ते हो उन वीकनेस को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो पहली बार जो चैप्टर आपने पढ़ा और उस चैप्टर से पढ़ के आपने जो कॉन्सेप्ट समझा उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है, यानी कि बहुत पहले बनाई गई थी। फिर कुछ मॉडिफिकेशन होता गया, यानी कि दोबारा आपने उस चैप्टर को पढ़ा और कुछ आपको लगा कि यार ये मेरे वीक पॉइंट्स थे, ये मैंने कवर कर लिए। फिर उसको ध्यान में रखते हुए जो वैक्सीन बनी, जो वीक पॉइंट्स है, ठीक है, तो दोबारा उनको रिमूव कर दिया गया और ज्यादा एडवांसमेंट होती गई। तो जो वैक्सीन बनी उनको हमने क्या बोला, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। फिर आपने तीसरी बार
बार चैप्टर पढ़ा और फिर आपने लगा कि अब मेरा अच्छे से तैयार हो गया है, तो जब सपोज आप बार बार उस चैप्टर को पढ़ते हो तो बार बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। और यही बोला जाता है कि आपको मतलब अलग अलग जगह से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, एक चैप्टर है, एक बुक, वही कंटेंट होता है हर जगह। तो यानी कि बार बार अपने कंटेंट को रिवाइज करो, तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो तभी कॉन्फिडेंस कब आता है, जब टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछे और आपको ऑलरेडी पता हो, है ना, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। और ये कब आएगा, जब आप एक ही चीज को बार बार एक ही सोर्स से पढ़ोगे। ठीक है, तो यहां पर देखो, अगर पहली बार जो सबसे पहले जो वैक्सीन बनी उसको हमने बोला फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, फिर कुछ एडवांसमेंट हुई सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, और फिर कुछ एडवांसमेंट हुई थर्ड जनरेशन वैक्सीन। ठीक है, तो एक बार हम ज्यादा कुछ डिटेल में आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन हम फिर भी कुछ ट्राई करते हैं समझने की। सबसे पहले हम यहां पे लिख देंगे कि टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे यहां पे। ठीक है, कौन कौन सी वैक्सीन्स की यहां पर टाइप्स है। ऑलराइट, तो सबसे जो पहली जो टाइप है दैट इज फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, अब देखो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन क्या थी, जो सबसे पहले बनी थी फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। तो बच्चे यहां पर अगर मैं एक बात और बना दूं कि फादर कौन कौन थे एक्टिव इम्यूनिटी के और फादर कौन है पैसिव इम्यूनिटी के। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी के फादर है वो है एडवर्ड जेनर, और जो फादर ऑफ पैसिव इम्यूनिटी के हैं वो है वॉन बेहरिंग। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जब टीचर बताते हैं तो आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना होता है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन क्या होती है। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन के अंदर दो तरीके से वैक्सीन तैयार की गई। ठीक है, किस तरीके से कि पहले तो किल्ड पैथोजन, यानी कि किल्ड पैथोजन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, पूरा का पूरा होल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, व्हेन होल ऑर्गेनिज्म इज इंट्रोड्यूस इन बॉडी, व्हेन होल ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस इन बॉडी but killed in order to activate immune system। यानी कि क्या हुआ कि पहले पूरा का पूरा ही होल ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया बॉडी के अंदर। ठीक है, वो किल्ड था, अगर जिंदा ही करना था फिर तो यानी कि असली में इन्फेक्शन हो गया। लेकिन हम ये नहीं चाहते ना कि असली में इन्फेक्शन होता है, हम तो बेवकूफ बना रहे हैं, हम तो अपनी बॉडी को बेवकूफ बना रहे हैं कि ठीक है ये पैथोजन आया और बॉडी क्या सोचेगी तो असली का पैथोजन है, यानी कि उसके खिलाफ वही प्रोसीजर करना शुरू कर देगी जो एक्चुअल पैथोजन आता है। ठीक है, उसको मारने के लिए मेमोरी सेल्स बनती हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर होल ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है लेकिन किल्ड, और क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू एक्टिवेट इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यून सिस्टम से हमें क्या बनवानी है, एंटीबॉडीज। और दूसरा है जो लाइव एटीन्यूएटेड। लाइव एटीन्यूएटेड का मतलब है बच्चे, यहां पर तो हमने ऑर्गेनिज्म को मार गिराया था, लेकिन हम थोड़ा यहाँ पे रहम कर देते हैं, ऑर्गेनिज्म जिंदा है लेकिन ये क्या है, एटीन्यूएटेड, यानी कि ये वीक है। ये भी डिजीज कॉज नहीं करता। व्हेन, यहाँ पे हम लिख सकते हो व्हेन वीक बट live pathogen introduced in body। इंट्रोड्यूस ऐसे हम लिख सकते हैं, when live but weak, when live but weak pathogen introduced in body in order to activate इम्यून सिस्टम। ठीक है, इन ऑर्डर टू एक्टिवेट इम्यून सिस्टम। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल ध्यान में रखना, एग्जाम्पल यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन OPV। ठीक है, ये इसी मैकेनिज्म के ऊपर काम करती है। एंड वैक्सीन अगेंस्ट टाइफाइड, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं MMR। ठीक है, यानी कि मीजल्स मम्स एंड रूबेला के अगेंस्ट वैक्सीन, मीजल्स मम्स
रूबेला के अगेंस्ट वैक्सीन, या फिर टाइफाइड डायप्थीरिया के अगेंस्ट वैक्सीन, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसी तरीके से काम करती है। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन के अंदर क्या तो हम होल ऑर्गेनिज्म बॉडी के इंट्रोड्यूस कर देंगे लेकिन वो मरा हुआ होगा। लाइव एटेन्यूएटेड के अंदर मतलब ऑर्गेनिज्म तो लाइव है लेकिन वो वीक है, इतना वीक है कि ये डिजीज तो कॉज नहीं कर सकता लेकिन हमारी बॉडी के जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट जरूर कर देगा टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, और ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखवा दिया है। ठीक है, चलो ये तो हो गया फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन वैक्सीन की। ठीक है, सेकंड जनरेशन वैक्सीन। अब सेकंड जनरेशन वैक्सीन के अंदर क्या होगा, सेकंड जनरेशन वैक्सीन के अंदर दो एग्जाम्पल है। ठीक है, ये भी दो तरीके से होती है, एक तो टॉक्सॉइड और दूसरा रिकम्बिनेंट वैक्सीन्स, रिकम्बिनेंट वैक्सीन्स और दूसरा टॉक्सॉइड्स। यानी कि जो भी पैथोजन है वो एक्सोटॉक्सिन बना रहा है। ठीक है, और ये मतलब पूरा का पूरा पैथोजन डिजीज कॉज नहीं कर रहा। ठीक है, हम पता लगाते हैं कि पैथोजन का कौन सा पार्ट एंटीजेनिक है जो कि बॉडी से एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराता है, तो वही हमारे काम का, बाकी पैथोजन का तो कोई लेना देना नहीं है। जैसे सपोज ये पूरा का पूरा पैथोजन है, ठीक है, जैसे सपोज इसी का यही वाला पार्ट, इसका यही वाला पार्ट क्या कॉज करेगा, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है जिसके पास, जो कि बॉडी से एंटीबॉडी बनवाएगा, तो सिर्फ हम इसी पार्ट का तो यूज करें, पूरे पैथोजन का तो हमारे कोई काम का नहीं है। इसी टाइप से अगर मैं टॉक्साइड की बात करूं तो जो पैथोजन है कुछ ऐसे टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम एक्सोटॉक्सिन बोलते हैं, और ये जो एक्सोटॉक्सिन है ये क्या प्रोड्यूस कराते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कराते हैं। रिकम्बिनेंट वैक्सीन का मतलब क्या है, कुछ स्पेसिफिक पैथोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं एंटीजन की, यानी कि पैथोजन की, वही एंटीबॉडीज बनाती हैं, तो रिकम्बिनेंट वैक्सीन हम उस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है ये कहां पर बनाई जाती है बच्चे, इसका जो होस्ट है ये याद रखना है, जो होस्ट यानी कि जहां पर, जिसकी मदद से ये इसका कल्चर होगा, और ये पूरी की जो पूरी कहानी है किस तरीके से ये रिकम्बिनेंट वैक्सीन बनाई जाती है ये हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जस्ट इसके बाद हम शुरू करेंगे, जिसमें पूरा का पूरा पोर्शन है, पूरी की पूरी प्रोसीजर हमें समझा रखी है कि किस तरीके से वैक्सीन बनाई जाती है। ठीक है, सारी की सारी जो चीजें हैं हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। यहां पर सिर्फ इतना समझो कि कुछ पैथोजेनिक पार्ट है एंटीजन का वही इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी के अंदर। यहां पर जो एक्सोटॉक्सिन है जो पैथोजन प्रोड्यूस करता है, जो कि एंटीबॉडी की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वही इंट्रोड्यूस करते हैं हम बॉडी के अंदर। और इसका जो एग्जाम्पल है ये क्या हो जाएगा, डीपीटी वैक्सीन। ठीक है, यानी कि डिप्थीरिया, पार्टोसिस एंड टेटनस के अगेंस्ट जो वैक्सीन है ये वो हम टॉक्सॉइड की फॉर्म में यूज करते हैं, तो इसलिए हम इसको बोला है सेकंड जनरेशन वैक्सीन। अब लास्ट आता है बच्चे थर्ड जनरेशन वैक्सीन। हम यहीं पे लिखते हैं कि थर्ड जनरेशन वैक्सीन, एक्चुअली बच्चे ये जो थर्ड जनरेशन वैक्सीन है अभी WHO ने इसको अप्रूव नहीं किया है, बहुत सारी रिसर्च इसके ऊपर अभी भी चल रही है कि सेकंड जनरेशन वैक्सीन क्या होती है। अब देखो, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन का मतलब क्या है कि कोई भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस कब कर पाएगा, जब वो प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन किस तरीके से बनेगी, यानी कि डीएनए से फिर आरएनए से फिर प्रोटीन, यानी कि हर कोई जो प्रोसेस है वो तो सेंट्रल डॉगमा को फॉलो करेगी, जो कि वाटसन ने दिया था, क्रिक ने दिया था, है ना, जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपने पढ़ा ही होगा। यानी कि कोई भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस तब करेगा जब वो प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन कहां से बनेगी, डीएनए से आरएनए से प्रोटीन। ठीक है, तो हम क्यों ना डीएनए को ही यूज कर ले इन फॉर्म ऑफ वैक्सीन, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। एंड रिसर्च इज गोइंग ऑन, क्योंकि अभी भी WHO ने इसको अप्रूव नहीं किया है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन। थर्ड जनरेशन वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन का मतलब क्या है, ये मेमोरी की प्रॉपर्टी के ऊपर काम करेगा। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन का मतलब क्या होगा,
बताओ फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन का मतलब क्या होगा, यानी कि क्या तो वीक पैथोजन या फिर वो किल्ड पैथोजन या फिर वो लाइव है लेकिन वो वीक है, वो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। सेकंड जनरेशन वैक्सीन के अंदर क्या किया जाता है कि कुछ स्पेसिफिक पोर्शन जो कि एंटीबॉडी के लिए, एंटीबॉडी बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वही रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से इंट्रोड्यूस किया जाए, उसको हम रिकम्बिनेंट वैक्सीन बोलते हैं। टॉक्सॉइड के अंदर वही पार्ट जो कि टॉक्सिन है, ठीक है, जो कि एंटीबॉडी बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिसको हम एक्सोटॉक्सिन बोलते हैं, वो इंट्रोड्यूस किया जाए, यानी कि डीपीटी वैक्सीन। थर्ड जनरेशन वैक्सीन के अंदर डीएनए को ही हम इंट्रोड्यूस करते हैं एज अ वैक्सीन, ठीक है। तो ये हो गया है थर्ड जनरेशन वैक्सीन, ठीक है। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या कर लिया, हम एक बार देख लेते हैं। हमने एक्टिव पैसिव वैक्सीनेशन पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में, ठीक है। आइए, ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है, ठीक है। व्हेन ऑन बॉडी सेल फॉर्म एंटीबॉडीज, व्हेन ऑन इम्यून सेल्स, खुद की इम्यून सेल, व्हेन ऑन इम्यून सेल्स फॉर्म्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट नॉर्मल सेल्स। ऑटोइम्यून डिजीज का मतलब क्या है कि जो प्रॉपर्टी होती है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाए। एक्चुअली जो भी एंटीबॉडी है वो बाहर के पैथोजन, यानी कि ये वाला जो पैथोजन है हमारे लिए हार्मफुल है और इसको पहचान के इसी को डिस्ट्रॉय करेगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जो प्रॉपर्टी होती है वही खत्म हो जाए, तो मतलब क्या होगा, खुद की बॉडी, वो सेल्स यानी कि खुद की बॉडी के WBCs, लिम्फोसाइट्स खुद ही नॉर्मल सेल्स को खत्म करना शुरू कर दे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं ऑटो इम्यून डिजीज के, तो आपने सुना ही होगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनाता है, एंटीबॉडीज फॉर्म्ड अगेंस्ट द साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ जॉइंट्स। यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स याद करने में एक एक दो एग्जाम्पल्स लिखवा रही हूं, ठीक है। AB का मतलब है एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज फॉर्म अगेंस्ट साइनोवियल मेम्ब्रेन, मतलब खुद का ही इम्यून सिस्टम हमारे लिए हानिकारक हो गया है। एंटीबॉडी फॉर्म्स अगेंस्ट साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और कोई एग्जांपल ध्यान में आ रहा है आपको, जल्दी बताओ। आपने पढ़ा होगा डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है बच्चे। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, जो नॉर्मल जो टाइप डायबिटीज मेलाइटस है, जो आपने केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर पढ़ी होगी, ठीक है, जो नॉर्मल जो लास्ट जो चैप्टर है एंडोक्राइन सिस्टम, उसके अंदर जो पेनक्रियाज की जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, बीटा सेल्स, वो इंसुलिन बनाती है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो जो डिजीज होगी उसको हम डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसके अंदर एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं, एंटीबॉडीज फॉर्म्स अगेंस्ट बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है। एंटीबॉडीज खुद की जो बीटा सेल्स है उन्हीं को खत्म करना शुरू कर देंगी, तो इंसुलिन बनेगा ही नहीं। अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो इसका मतलब है ब्लड का जो शुगर लेवल है वो हमेशा क्या रहेगा, शॉर्टेड अप रहेगा। ये है आपका सेकंड। कोई और एग्जांपल याद है आपको, कोई और एग्जांपल याद है, बताओ। माइस्थीनिया ग्रेविस पढ़ा है, माइस्थीनिया ग्रेविस, जिसके अंदर पैरालिसिस हो जाता है मसल्स का, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है। और यहाँ पे जो एंटीबॉडीज है वो किसके अगेंस्ट बनती हैं, एंटीबॉडीज फॉर्म्स अगेंस्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या फिर आप बोल सकते हो इसको मोटर एंड प्लेट, यानी कि नर्वस सिस्टम
इंफॉर्मेशन ही नहीं भेज पाएगा तो पैरालिसिस हो जाता है इस केस के अंदर। ठीक है, कनेक्शन ही खत्म हो जाता है नर्वस सिस्टम का और मस्कुलर सिस्टम का। और बताओ कोई और एग्जांपल आपको याद है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस टाइप 1, डायबिटीज मेलाइटस, या फिर इसको एक और नाम देते हैं बच्चे, या अगर आपको ये नहीं सुना होगा तो क्या तो ये सुना ही होगा, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी इसी को बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। आपको सिर्फ एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और एक डिजीज है बच्चे हाशिमोटोज डिजीज। इसके अंदर क्या होता है, जो एंटीबॉडीज बनती हैं, एंटीबॉडीज फॉर्म्स किसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं? एंटीबॉडीज बनती हैं अगेंस्ट फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड की फॉलिकुलर सेल्स हैं जो कि T3 और T4 हार्मोन्स बनाती हैं, जो कि पूरी की पूरी डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो वो ग्रोथ नहीं होगी। हैशिमोटोस डिजीज के अंदर एंटीबॉडीज बनती है फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से याद रखना है, एग्जाम्पल से आपका काम बन जाएगा। ऑटोइम्यून डिजीज का मतलब क्या है? ऑटोइम्यून डिजीज का मतलब है कि जब आपकी बॉडी खुद ही आपके लिए हानिकारक हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, कुछ इम्यूनोडेफिशिएंट डिजीज भी होती हैं, जैसे कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम या फिर सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ये हम आगे वाले चैप्टर में ही कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर ये चीज लिख ही रहे हैं तो हम ये भी लिख लेते हैं इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, कुछ इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज भी होती हैं, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज कौन सी होती हैं? अगर मैं बात करूं जो कि एक्वायर्ड होगी लाइफ टाइम, मतलब बर्थ के बाद, दैट इज एड्स। ठीक है, एक्वायर्ड यानी कि इम्यून सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, यानी कि जो नंबर है, ये जो HIV का जो वायरस है, बेसिकली हम देखेंगे एड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके अंदर TH सेल का नंबर कम हो जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया था, जो हेल्पर टी सेल है कमांडर की तरह एक्ट करेंगी, यही जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को कमांड देंगी कि तुम परफोरिन्स बनाओ और पैथोजन को खत्म करो। दूसरा, यही सेल्स बी लिम्फोसाइट्स को भी ऑर्डर करेंगी कि अब तुम एंटीबॉडीज बनाओ। ठीक है, तो अगर ये पूरी की पूरी हेल्पर टी सेल्स को अटैक कर दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या है? पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम ही आगे खत्म हो जाएगा। ठीक है, दिस डिजीज वी विल स्टडी in detail and the next one is SCID। ये जो डिजीज है हम डिटेल में देखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पे फुल फॉर्म लिखवा देते हैं, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और यहाँ पे क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, ये जेनेटिकली होती है, यानी कि ये बाय बर्थ डिजीज होती है, यानी कि एक ऐसे जीन के अंदर डिफेक्ट आ जाएगा, दैट इज एडिनोसिन डीएमिनेज। ठीक है, ये एक एंजाइम है एडिनोसिन, ये भी हम डिटेल के अंदर करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, एडिनोसिन डीएमिनेज ये जो एंजाइम है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट के मैचुरेशन में। अगर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? पूरा का पूरा फिर से इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इट विल डिस्ट्रॉय द होल इम्यून सिस्टम। ठीक है, समझ में आया? तो जो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है और सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम में, इसके अंदर इम्यून सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, लेकिन ये एक्वायर्ड होगा। ठीक है, इट इज एक्वायर्ड बाय बर्थ। ठीक है, ये एक्वायर होगा बर्थ के बाद, जिसके ऊपर मेनली इसका जो वायरस है TH सेल के ऊपर इफेक्ट करेगा। कैसे करेगा हम डिटेल में देखेंगे। सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के अंदर एक एंजाइम है एडिनोसिन डीएमिनेज, यही रेस्पॉन्सिबल है मैचुरेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट के लिए। और यही अगर
डिफेक्टेड होगा तो इनका सेल का मैचुरेशन नहीं होगा। और आपको पता है पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये पूरी की पूरी कहानी हो गई है हमारी ऑटो इम्यून डिजीज की। नाउ तो अब हम पढ़ेंगे हमारी क्लास का लास्ट टॉपिक और वो है एलर्जी। ठीक है, तो एलर्जी का मतलब क्या होता है? एलर्जी का मतलब है बढ़ा चढ़ा के हमारा इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, तो एलर्जी का मतलब क्या है? इट इज द एग्जैजरेटेड रेस्पॉन्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी एग्जैजरेटेड रेस्पॉन्स शो करती है आवर इम्यून सिस्टम टुवर्ड्स एलर्जेंस। और ये जो एलर्जेंस हैं ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो एलर्जेंस पॉलन ग्रेन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एलर्जेंस आपके डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है। एलर्जेंस कोई लेसिथिन भी हो सकता है। ठीक है, और किसी किसी को बॉडी सल्फा जो ड्रग्स है उसके रिगार्डिंग भी एलर्जिक फील करती है। ठीक है, और डस्ट पार्टिकल या फिर फर, ये सारे के सारे जो एलर्जेंस होते हैं बच्चे, ये मतलब बॉडी इनके रिगार्डिंग इनके टुवर्ड ज्यादा एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स शो करती है। और एलर्जेंस क्या कॉज करते हैं? एलर्जेंस कॉज हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एलर्जी। ऑलराइट, तो देखो इसके अंदर एक मैं बात करूं कि सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं एलर्जी के। देखो आपने देखा होगा अगर किसी को डस्ट पार्टिकल से एलर्जी है तो उसको जो सिम्टम्स आने लगेंगे यानी कि रनिंग नोज, ठीक है, वाटरी आईज, कफिंग होगा। ठीक है, यानी कि बेसिकली स्नीजिंग भी बहुत कॉमन है। ठीक है, स्नीजिंग या फिर इचिंग। ठीक है, या फिर कहीं कहीं पे रेडनेस भी फील होती है अगर वो स्किन से रिलेटेड अगर कोई सब्सटेंस है तो ये सारे के सारे सिम्टम्स है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, तो किसी भी तरीके से अगर एलर्जन ने बॉडी के अंदर एंट्री मारी, ठीक है, एलर्जेंस एंटर इनसाइड बॉडी, एलर्जेंस एंटर इनसाइड बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर एलर्जेंस की एंट्री हुई। अब मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था जब बॉडी के अंदर एलर्जेंस की एंट्री होगी तो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी? एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड। कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी? IgE। और ये जो एंटीबॉडी है ये किसको स्टिमुलेट करती है? ये स्टिमुलेट करेगी किसको? ये स्टिमुलेट करेगी मास्ट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो मास्ट सेल है कनेक्टिव टिश्यू के उसको। ठीक है, मास्ट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और ये मास्ट सेल क्या रिलीज करेंगे? ये मास्ट सेल रिलीज करेंगे हिस्टामीन। ठीक है, और आपको पता है हिस्टामीन क्या है? हिस्टामीन है एक वैसोडाइलेटर, तो इट विल कॉज वैसोडाइलेशन। ठीक है, इट विल कॉज वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन कॉज करेंगे। और वैसोडाइलेशन कॉज करने के साथ साथ क्या होगा? इट इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी, इट इंक्रीजेस परमिएबिलिटी ऑफ कैपिलरीज, परमिएबिलिटी ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। देखो किस तरीके से काम होगा, देखो जस्ट सपोज ये ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल है तो वो वैसोडाइलेशन अगर कॉज किया तो यानी कि डायलेशन हो गया। अब ये है परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, पर जस्ट सपोज ये क्या है? ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, अब ये जो ब्लड कैपिलरीज की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो यहां से जो भी वाटरी जो कंटेंट है ब्लड का, ठीक है, वाटरी कंटेंट ऑफ ब्लड मैं यहां पे लिख रही हूं, वाटरी कंटेंट ऑफ ब्लड accumulate in tissue,
वाटरी कंटेंट ऑफ ब्लड एक्यूमुलेट इन टिश्यू, एक्यूमुलेट करेगा टिश्यू के अंदर, और इसी की वजह से क्या शो होता है, इन्फ्लामेशन शो होता है। ठीक है, अगर वाटरी कंटेंट सारा का सारे टिश्यू के अंदर चला जाएगा तो इन्फ्लामेशन होगा। अब वैसोडाइलेशन हो गया तो आप ये समझो कि क्या होगा, बीपी कम। ठीक है, अगर बीपी कम हो गया तो एलर्जी के अंदर जो डेथ होती है वो किसकी वजह से होती है बच्चे, अगर सीवियर एलर्जी शो करती है बॉडी किसी एलर्जन के टुवर्ड, तो बीपी का कम होना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेथ। मेरी बात समझे कि जैसे किसी भी एलर्जेंस ने बॉडी के अंदर एंट्री की, एंट्री करते ही आईजीई एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी, और ये आईजीई हिस्टामिन मां सेल के पास जाएंगी और मां सेल से बोलेंगी हिस्टामिन रिलीज करो, और जैसे ही हिस्टामिन रिलीज हुआ इसने वैसोडाइलेशन किया, वैसोडाइलेशन किया तो इसका मतलब क्या है, यहां पर परमेबिलिटी तो इंक्रीज होगी कैपिलरीज की। जैसे ही परमेबिलिटी इंक्रीज हुई, जितना भी वाटरी कंटेंट है ब्लड का वो टिश्यू फ्लूइड के अंदर एक्यूमुलेट हो गया। अगर टिश्यू फ्लूइड के अंदर एक्यूमुलेट हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगी। ठीक है, अगर यहां पर वैसोडाइलेशन होगी तो यानी कि बीपी क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक है, और बीपी कम होने से एलर्जी के केस में डेथ होती है। अगर कोई पर्सन सीवियर एलर्जिक शो करता है, एलर्जी शो करता है किसी भी एलर्जेंस के खिलाफ। ठीक है, तो पूरी की पूरी कहानी है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, ट्रीटमेंट के अंदर आप देखना, ट्रीटमेंट के अंदर हम देते हैं बच्चे, ठीक है, अगर कोई भी किसी भी पर्सन का अगर बहुत बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, ठीक है, और उसको किसी भी टाइप की डोज लग रही है, तो डॉक्टर पहले ये चेक करते हैं उसको स्मॉल अमाउंट में देके कोई भी टैबलेट या फिर जो भी है किसी भी चीज का अगर वो बॉडी के अंदर डॉक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर, तो पहले डॉक्टर ये चेक करते हैं कहीं ये इसकी बॉडी किसी भी पर्टिकुलर पैथोजन नहीं बोलेंगे, एलर्जेंस के टुवर्ड अगर एलर्जिक फील करती है तो उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो पहले कम अमाउंट में चेक करते हैं डॉक्टर कि कहीं इसकी बॉडी एलर्जिक फील तो नहीं करती है, अदरवाइज उसको भर भर के किसके इंजेक्शन देंगे, एंटी हिस्टामिन देना पड़ेगा, क्योंकि यही रेस्पॉन्सिबल है वैसोडाइलेशन के लिए। बीपी को बढ़ाने के लिए हमें देना पड़ेगा लाइफ सेविंग हार्मोन एड्रेनलिन, और हमें यूज करने पड़ेंगे स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड के केस के अंदर कॉर्टिसोल्स। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी है किसकी, एंटी एलर्जी की। ऑलराइट, तो चलो अब हम देखते हैं अपनी कहानी बढ़ाते हुए चलते हैं हम किसकी तरफ, अपनी एनसीईआरटी की तरफ। चलो, when a host is exposed to any antigen which may be in the form of living या फिर dead microbes or other proteins, antibodies are produced in the host body। अगर एंटीबॉडी खुद होस्ट के अंदर बने उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, स्लो होती है, क्योंकि खुद की बॉडी एंटीबॉडी बना रही है और टाइम लेती है टू गिव इट्स फुल रेस्पॉन्स। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली यानी कि खुद की इच्छा से, ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन यानी कि जो कि हम वैक्सीनेशन के अंदर करते हैं। ठीक है, और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स गेनिंग एक्सेस इनटू बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन, ठीक है, अगर हम बनी बनाई एंटीबॉडी दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। डू यू नो व्हाई मदर्स मिल्क इज कंसिडर्ड वेरी वेरी एसेंशियल, क्यों मानते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो एंटीबॉडी है वो कौन सी होती है, आईजीए, और आईजीए नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, और जो येलोइश फ्लूइड बोलते हैं हम उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, और इसके अंदर जो अबंडेंट इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडी होती है, दैट इज आईजीए टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट। द फीटस आल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर थ्रू प्लेसेंटा। कौन सी एंटीबॉडी होती है, दैट इज आईजीजी। ठीक है, अब एनसीईआरटी ने तो लिख दिया ये टाइप की एंटीबॉडी क्रॉस करती है प्लेसेंटा को, नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं पैसिव इम्यूनिटी के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वैक्सीनाइजेशन और इम्यूनाइजेशन के बारे में। प्रिंसिपल है वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन का मतलब जो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करे। किसकी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी पे बेस करता है, मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। वैक्सीनेशन के अंदर अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पर देखो हम एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन यानी कि सेकेंड जनरेशन वैक्सीन की यहाँ पर बात हो रही है, और इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन यानी कि
फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन की बात हो रही है, बॉडी के अंदर डालते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है बॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन, और एंटीजन एंटीबॉडी के अंदर मैंने आपको बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ऑप्सोनाइजेशन रिएक्शन होती है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, दैट न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन। जब होगा तो ये सारी की सारी चीजें तैयार होंगी। वैक्सीन आर ऑल्सो जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट exposure and overwhelm the invaders with a massive production of antibodies. If a person is infected with some deadly microbes to which quick immune response is required, जैसे कि टेटनस, ठीक है, टेटनस के अंदर हम कौन सा देते हैं, यहाँ पे हम रेडीमेड एंटीबॉडी, यहाँ पे देखो टेटनस हमने जो जगह पढ़ा है टेटनस के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर वी नीड डायरेक्टली इंजेक्ट द परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, यानी कि रेडीमेड हम एंटीबॉडीज देते हैं जल्दी से, हमें इतना हम वेट नहीं कर सकते कि हमारा खुद का जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज बनाए। और antitoxin, a preparation containing antibodies to the toxin, even in case of snake bites के अंदर भी the injection which is given to the patient contain performed antibodies, ठीक है, against the snake venom, and this type of immunization is known as passive immunization, जहां पर हम रेडी मेड एंटीबॉडीज दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमने पैसिव इम्यूनिटी के अंदर पढ़ा था, जैसे कि एंटी स्नेक विनम, यानी कि हमने एंटी डायप्थीरिया सीरम, एंटी स्नेक विनम के बारे में पढ़ा था, जहां पर हम रेडीमेड एंटीबॉडीज दे रहे थे, वो किसके अंदर आती थी, आपकी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आ रही थी, ठीक है। और फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन और थर्ड जनरेशन वैक्सीन अभी इतनी वो नहीं हुई है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की भी मदद से हम ऐसा करते हैं, जहां पर प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और ईस्ट, वैक्सीन प्रोड्यूस यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जो कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। हाँ, रिकम्बिनेंट वैक्सीन का आपको यहाँ पे एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, दैट इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, और उसका जो होस्ट था ये भी याद रखना है, दैट इज ईस्ट, ठीक है। ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी के लिए हमने जो एंटीबॉडीज तैयार की थी वो किसकी मदद, वैक्सीन जो तैयार की थी वो किसकी मदद से की है, ईस्ट की मदद से की है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एलर्जीज के बारे में। When you have to go new places, suddenly you started sneezing, wheezing for no explained reason, and you went away, your symptoms disappeared. Did this happen to you? Some of us are sensitive to some particles in the environment. The above mentioned reaction could be because of allergens, mites, pollen grains, which are different in different places. The exaggerated response हमारे immune system का towards some antigens present in the environment, उसको हम allergy बोलते हैं। ये substances to which an immune response is प्रोड्यूस, उसको हम एलर्जेंस बोलेंगे। द एंटीबॉडी कौन सी होगी, IgE टाइप, ये याद रखना है आपने। कॉमन एग्जांपल्स जैसे कि डस्ट हो गया, पोलन्स हो गया, एनिमल डेंडर हो गया, फर वगैरह हो गए। सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन क्या क्या हो सकते हैं, स्नीजिंग, वाटरी आईज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एलर्जी ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल, ठीक है, ये सारे केमिकल्स रिलीज करते हैं, मास्ट सेल हिपैरिन भी रिलीज करती हैं, ठीक है। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी, द पेशेंट इज एक्सपोज्ड टू और इंजेक्टेड विद द स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस, उसकी फिर उसकी रिएक्शन को स्टडी किया जाता है। कभी पर्सन ज्यादा तो एलर्जी शो नहीं कर रहा है। द यूज ऑफ ड्रग्स, अब इसको इफेक्ट को कैसे रोका जाए, एंटीहिस्टामिन यूज करके, एड्रेनलिन, स्टीरॉइड्स यूज करके, जो कि सिम्टम्स को कम कर देंगे। समहाउ मॉडर्न डे लाइफस्टाइल हैज रिजल्टेड इन लोअरिंग द इम्यूनिटी एंड मोर सेंसिटिव टू एलर्जेंस, ठीक है। आजकल इतना सब कुछ बाहर खाते हैं एंड जो हमारे इम्यून सिस्टम रेगुलरली डिग्रेड ही हो रहा है। मोर एंड मोर चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया सफर फ्रॉम एलर्जी एंड एज्मा ड्यू टू सेंसिटिविटी टू द एनवायरमेंट। दिस कुड बी बिकॉज आवर प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन लाइफ, ठीक है, ठीक है। यानी कि पहले ही अगर हम बच्चे एकदम ही एक रूम कमरे में रहेंगे, बंद कमरे में रहेंगे, तो हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम कभी डेवलप ही नहीं हो पाएगा। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवोल्व्ड इन हायर वर्टिब्रेट्स बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरेन organisms from the self cell. While we still do not understand the basis of this,
Corollaries of this ability to have to understood: one, higher vertebrates can distinguish foreign molecules as well as foreign organism. Most of the experimental immunology deals with this aspect. Two, sometimes due to the genetic and some unknown reason. देखो ऑटो इम्यूनिटी का अभी तक कोई साइंटिस्ट को ढंग से रीजन नहीं पता चला है, लेकिन हाँ मानते हैं कुछ जेनेटिकली होता है और कुछ स्ट्रेस वगैरह की वजह से होता है, अननोन रीजंस हैं बहुत सारे. इसका मतलब क्या है? दिस रिजल्ट्स इन डैमेज आवर बॉडी दिस रिजल्ट्स इन डैमेज टू द बॉडी एंड इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज. जैसे एग्जांपल है, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स लिखवाए हैं. एनसीईआरटी के अंदर दिया है रूमेटॉइड आर्थराइटिस व्हिच अफेक्ट्स मेनी पीपल इन आवर सोसाइटी इज एन ऑटो इम्यून डिजीज. ठीक है, जल्दी से क्वेश्चंस पे आ जाओ, जल्दी से क्वेश्चंस पे आ जाओ. विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी प्रेजेंट आउट बर्थ में कुछ क्वेश्चंस मिक्स रहेंगे हर उसमें, ताकि आप रिवाइज भी कर सको. ठीक है, तो बाय बर्थ कौन सी इम्यूनिटी होती है? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जिसको हमने क्या बोला है? इनेट इम्यूनिटी. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पैसिव इम्यूनिटी? पैसिव इम्यूनिटी कॉज रिएक्शंस, दिस इम्यूनिटी डेवलप्स इमीडिएटली, दिस इम्यूनिटी लास्ट ओनली फ्यू वीक्स और मंथ्स. पैसिव इम्यूनिटी की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी जब एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बीच में डिफरेंस किया था. सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, कुछ बाहर से अगर एंटीबॉडीज डाल रहे हो तो रिएक्शन के चांसेस हैं पूरे. ठीक है, एज कंपेयर टू एक्टिव इम्यूनिटी. ठीक है, और इम्यूनिटी डेवलप तो इमीडिएट होती है लेकिन शॉर्ट लिव्ड होती है. करेक्ट आंसर होगा इसका डी. ठीक है, चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेज द लॉन्गेस्ट लास्टिंग इम्यूनिटी टू एन इन्फेक्शियस एजेंट? लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी कौन सी है? एक्टिव है या फिर पैसिव है? लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी यानी कि खुद के एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है बॉडी, फिर उसके अगेंस्ट मेमोरी सेल्स भी बन जाएंगी जो कि लॉन्ग लिव्ड होती है. ठीक है, करेक्ट आंसर है फर्स्ट. नेक्स्ट है, स्किन, बॉडी हेयर, सीलिया, आई लैशेस, द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल, सेलुलर, साइटोकाइन या फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर. देखो सेलुलर बैरियर के अंदर वेरियस टाइप्स की सेल्स आएंगी, ये ऑप्शन गलत हो गया. साइटोकाइन बैरियर्स के अंदर सिग्नल्स आएंगे, ये गलत हो गया. फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर पीएच आ रही थी बहुत सारी, ये गलत हो गया. करेक्ट आंसर क्या है? जिसके अंदर स्किन और म्यूकस था. ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज द फर्स्ट लाइन डिफेंस? पहला लाइन डिफेंस इनेट इम्यूनिटी, जो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. साइटोकाइन और सेलुलर बैरियर, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस. एक्वायर्ड इम्यूनिटी, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस. आर द फंगल मेटाबोलाइट्स विच इम्यूनोसप्रेसिव प्रॉपर्टीज? मुझे बताओ, ये आप माइक्रोब्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे. यानी कि जब ग्राफ्ट रिजेक्शन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मैंने भी पढ़ाया है आपको. ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब है कि मतलब किसी और का कोई भी ऑर्गन या फिर कोई भी टिश्यू अगर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो हमारी जैसे इम्यूनिटी की मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. ठीक है, अगर वो नॉन सेल्फ को मतलब पहचान के रिजेक्ट ना कर दे, इसलिए इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा सप्रेस किया जाता है. और जो इम्यूनो सप्रेसिव जो है ड्रग वो है साइक्लोस्पोरिन ए. ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है. ये माइक्रोब वाले के चैप्टर के अंदर आप डिटेल में करोगे. विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस अ इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग? ठीक है, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग क्या करती है? ये रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन को कम कर देगी. जो भी मतलब एलर्जिक रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिव का मतलब एलर्जी, उसको भी क्या कर देगी? कम कर देगी. करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी. बहुत आसान से क्वेश्चंस है. हे फीवर किसकी वजह से होता है? हेपेटाइटिस, डेंगू, एलर्जी, हेल्पर टी सेल्स, यानी कि एलर्जी. और एलर्जी किसकी वजह से होती है? हे फीवर के अंदर पॉलन ग्रेन्स की वजह से. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एलर्जी के अंदर जो एंटीबॉडी मिलती है वो इन्वॉल्व जो होती है वो कौन सी होती है बच्चे? IgE. याद रखना, अभी हमने पढ़ा था, ये हमने कल भी पढ़ा था. ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी ये पैसिव इम्यूनिटी इनहेरिट होती है पेरेंट्स से, एक्वायर्ड थ्रू फर्स्ट एक्सपोजर टू डिजीज, अचीव डायरेक्टली थ्रू द रेडीमेड एंटीबॉडीज. यानी कि जो भी पैसिव इम्यूनिटी के अंदर हम एंटीबॉडीज देते हैं वो रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं. ठीक है, चाहे वो मदर से मिले या फिर हम जैसे कि एंटी स्नेक वेनम से का एग्जाम्पल. एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब देखो, एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर यानी कि जो
मतलब नेचुरली बॉडी जब एक्सपोज हो जाती है एंटीजन से, ठीक है, यानी कि डिजीज तो कॉज हो चुकी है ना, तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब रेजिस्टेंस डेवलप बिफोर डिजीज, इम्यूनिटी बनेगी डिजीज होने से पहले या बाद में, यानी कि डिजीज तो हो चुकी है, यानी कि पैथोजन ने एंट्री ऑलरेडी ले चुकी है, तो रेजिस्टेंस डेवलप आफ्टर डिजीज, ठीक है। तभी तो जब नेचुरल एक्सपोजर हो जाएगा टुवर्ड एंटीजन, तो उसके बाद ही क्या हमारी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लिम्फोइड ऑर्गन्स पढ़ेंगे, प्राइमरी कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं, और फिर आपका सारी की सारी चीजें इम्यून रेस्पॉन्स से खत्म हो जाएंगी। फिर हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा डिजीज, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है। तो अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।